हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नॉन रिजिड रोटेटर तथा नॉन रिजिड रोटेटर का गुणात्मक वर्णन। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बोर्ड पे फोकस बनाए रखें, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग नॉन रिजिड रोटेटर। क्या होता है ये नॉन रिजिड रोटेटर? इससे पहले मैंने आपको बताया होगा इस रिजिड रोटेटर के बारे में। बताया था, क्या बताया था कि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अब ठीक है, अपोजिट कर देंगे इसका उल्टा। नॉन रिजिड रोटेटर क्या होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखो, समझते हैं उस एग्जांपल से। देखो ये मेरे पास H2 मॉलिक्यूल लिया मैंने, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका भी न्यूक्लियस यहाँ होगा। ये हाइड्रोजन है, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड लेंथ है। अगर इस बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता तो वो होता है रिजिड रोटेटर, और अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है तो वो होता है नॉन रिजिड रोटेटर। यानी कि किसी डाई एटॉमिक, ध्यान देना, किसी डाई एटॉमिक मोलेक्यूल, या मैंने बोल दूंगा अणु, यानी कि मोलेक्यूल बोल दे, चलो मैंने किसी डाई एटॉमिक मोलेक्यूल, ध्यान देना, द्वारा घूर्णन करने पर, यानी कि रोटेशन करने पर, घूर्णन करने पर, ठीक है सर, बड़ा इजी टॉपिक है। घूर्णन करने पर, किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, ठीक है, करने पर यदि उसकी बॉन्ड लेंथ में, किसकी, ठीक है, नॉन रिजिड रोटेटर की, करने पर यदि उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या होता है बेटे? बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, चेंज मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होता है, तो उसे नॉन रिजिड, ठीक है, रोटेटर कहते हैं, रोटेटर कहते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सिर्फ बोर्ड पे नज़र जमाए रखना, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ उसको समझना, और यही आपके नोट्स हैं, नोट्स की आपको ज़रूरत है नहीं, है ना। तो किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है तो सब क्या बोलते हो? नॉन रिजिड रोटेटर कहते हो। लेकिन असल में हमें पढ़ना क्या है? पता है हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, यानी कि गुणात्मक वर्णन पढ़ना है। नॉन रिजिड रोटेटर का गुणात्मक वर्णन पढ़ना है हमें। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग क्वालिटेटिव, ठीक है सर, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। ये हमारा मेन हेडिंग है, ध्यान देना बेटे, ये हमारा मेन हेडिंग है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर्स को हिंदी में बोलते हैं हम आदर्श रोटेटर का गुणात्मक वर्णन। आदर्श रोटेटर का गुणात्मक वर्णन याद कर लेना इसको हिंदी में भी, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, आपको इतना तो पता है कि भाई अगर मेरे पास रिजिड रोटेटर है तो रिजिड रोटेटर के लिए बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं पॉइंट पाता हूँ, मैं आता हूँ रिजिड रोटेटर पे, पॉइंट बना के लिख रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास एक रिजिड रोटेटर है, तो ध्यान देना जरा, रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है, घूर्णन स्पेक्ट्रा में या स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जो रेखाएं आती हैं, स्पेक्ट्रम में रेखाएं आती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम में रेखाएं, या खाली मैंने रेखाएं बोल दिया, रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। बीच की दूरी कैसी होती है? बीच की दूरी समान होती है, बिल्कुल समान होती है, चेंज नहीं होती, समान होती है। समान मतलब बराबर होती है, कोई चेंज नहीं होती। ये सिर्फ रिजिड रोटेटर की बात कर रहा हूँ मैं। रिजिड रोटेटर के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? समान होती है। फॉर एग्जांपल देखो, ये रहा मेरे पास एक, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, और फिर मेरे पास ये रहा। दूरी कैसी दिखाई दे रही है हमें? बिल्कुल समान दिखाई दे रही है, कोई छोटे बड़े नहीं है। जे बराबर 0 पर, जे बराबर 1 पर, जे बराबर 2 पर, जे बराबर 3 पर, जे बराबर 4 पर, क्योंकि जे का मान जो है, जे क्या है यहाँ पर? जे तुम्हें पता होना चाहिए, जे क्या? घूर्णन क्वांटम नंबर होता है, यानी कि रोटेशन क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2b है,
सेम है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 2b है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 2b है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 2b है। जितनी भी लाइन आएंगी, जितनी भी रेखाएं आगे और आएंगी, सबकी दूरी कितनी मिलेगी 2b मिलेगी। तो क्या है ये तुम्हारे पास, यह है रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर जिसके स्पेक्ट्रम में बीच की दूरी चेंज नहीं होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जब उनका प्रायोगिक अध्ययन किया गया तो देखा गया कि भाई जो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं इनकी बीच की दूरी बराबर नहीं है। कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो हमारे पास एक रिजिड रोटेटर में आ जाता है। कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका प्रायोगिक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनके स्पेक्ट्रम में, यानी कि रोटेशन स्पेक्ट्रम में बीच की दूरी बराबर नहीं होती, और उन्हीं को बोला जाता है, उन्हीं मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन रिजिड रोटेटर। यानी कि जे के मान के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा उनके बीच की दूरी क्या होती रहेगी तुम्हारे पास, कम होती रहेगी, यानी कि रेखाओं के बीच की दूरी कम होती रहेगी। किसके समझ में मेरी बात आ रही है? यानी कि मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँ। देखो रिजिड रोटेटर में इन रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर आप नॉन रिजिड रोटेटर की बात करोगे तो वो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। वो भी क्या होते हैं? ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन रोटेशन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे जे का मान बढ़ता है बीच की दूरी वैसे वैसे कम होती जाती है। देखो कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के प्रायोगिक अध्ययन से पता चलता है कि इनके रोटेशन स्पेक्ट्रम में या घूर्णन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, इनके रोटेशन स्पेक्ट्रम में या घूर्णन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। जे के मान में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, साथ क्या होती है बेटा? ये जे के मान में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, घटती जाती है, साथ घटती जाती है। ठीक है भाई, घटती जाती है, बहुत बढ़िया साहब, घटती जाती है। इस हम क्या बोलते हैं? इस मॉलिक्यूल को, यानी कि इस अणु को, इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? नॉन रिजिड मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि नॉन रिजिड रोटेटर कहते हैं, ठीक है। ये कहानी होती है, समझ गए चीज को? तो नॉन रिजिड रोटेटर का मतलब यही होगा कि जिसकी जो ये बॉन्ड लेंथ होती है उसमें लगातार चेंज हो। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से, ये मेरे पास रोटेशन स्पेक्ट्रम अगर मैं बनाऊं इसका इस टाइप से, देख रहे हो ना आप ये, तो यहाँ पे लगातार क्या होगी? बीच की दूरी लगातार घटती जाएगी इस टाइप से। ये देखो घट रही है, ये बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। जे बराबर 0 पर, जे बराबर 1 पर, जे बराबर 2 पर, जे बराबर लास्ट में मेरे पास 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, फिर जे बराबर 5 पर, ठीक है नहीं? बाकी बीच में जे बराबर 2, जे बराबर 3, जे बराबर 4 रख लेना आप अपने पास से। तो लगातार क्या हो रहा है? इनकी बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है? यहाँ पे घटती जा रही है। तो अगर आप बात करोगे नॉन रिजिड रोटेटर की, तो नॉन रिजिड रोटेटर के रोटेशन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है, यानी कि बराबर नहीं होती है, इस टाइप से। तो ये होता है तुम्हारे पास नॉन रिजिड रोटेटर। समझ में आया? अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद रीज़न ये होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इस डाई एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसा क्यों हुआ होगा, उस रीज़न को समझते हैं। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग रीज़न, कि यार ऐसा रीज़न क्या होता है ये वाला, ठीक है? समझना ठीक से चीज़ को कि यार रीज़न क्या होता है। तो रीज़न समझने के लिए सबसे पहले देखो हमें एक पॉइंट को अपनाना पड़ेगा जिसके सहारे से मैं इसको पूरा का पूरा कन्फर्म आपको बता दूंगा। देखो सपोज करो मेरे पास एक नाभिक ये है,
एक मेरे पास एक नाभिक ये है, ध्यान सुनना चीज़ को जब मैं बता रहा हूँ, एक नाभिक ये है, एक नाभिक मेरे पास ये है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ मेरे पास ये हैगी, है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ में चेंज हुआ, जब ये रोटेट करेंगे वो भी हाई स्पीड पर, ध्यान देना हाई रोटेशन स्पीड होगी। जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड पे क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है। जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड पर होता है, हाई रोटेशन स्पीड पर होता है, तो देखो एक बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल हमेशा केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। अगर कोई चीज़ इस टाइप से घूम रही है तो ये बल हमेशा बाहर की ओर काम करेगा, हर एक पॉइंट पे बाहर की ओर काम करता है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड पर घूमता, ठीक है, चक्कर लगाता, घूर्णन करता, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान भी क्या होता, कैसा होता है, ज़्यादा होता। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ज़्यादा होता। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ज़्यादा हो जाएगा तो ये इस नाभिक को इधर रखने की कोशिश करेगा, इस नाभिक को इधर रखने की कोशिश करेगा। कहने मतलब ये है कि दोनों नाभिकों को एक दूसरे से दूर दूर करने की कोशिश करेगा। ये नाभिक इधर को जाने की कोशिश करेगा और ये वाला नाभिक ऐसा करके जाएगा ना, ऐसा घूमेगा ये, तो कि इधर को आने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर को जाने की कोशिश करेगा। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को अलग अलग करने की कोशिश करेगा। इनकी लड़ाई में क्या होगा कि इनकी लड़ाई में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि घूर्णन ऊर्जा होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, वो क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है, जिससे जड़त्व आघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये सब कुछ बढ़ गया तो तुम्हारे पास जो इनके जो स्पेक्ट्रम है मिलता है, वो तुम्हारे पास अपने आप क्या होता है, घट जाता है। यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, वो घट जाती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो एक बार और अगेन देखते हैं जो समझने के लिए। ये मेरे पास दो नाभिक है, ये बीच में क्या है मेरे पास, बॉन्ड लेंथ हो गई बॉन्ड लेंथ। जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड करता है, जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ज़्यादा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को एक दूसरे से दूर दूर करने की कोशिश करता है। रोटेशनल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जड़त्व आघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी कि रोटेशन घूर्णन स्पेक्ट्रा में जो रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है। ये लाइन में लिखने वाला हूँ इस चीज़ में, ठीक है, नहीं थोड़ा सा ध्यान देना। जब मॉलिक्यूल हाई स्पीड हाई रोटेशन, जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान अधिक होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कैसा होता है बेटे, का मान अधिक होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान अधिक होता है। बहुत टफ पॉइंट है, समझना पड़ेगा, सही कह रहा हूं। जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान क्या होता है, अधिक होता है। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक काम करता है बड़ा स्पेशल, और वो काम क्या होता है कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को एक दूसरे से दूर दूर करने की कोशिश करता है। यानी कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को एक दूसरे से दूर दूर करने का प्रयास करता, ठीक है, क्या करता है बेटे, प्रयास करता, बहुत बढ़िया, प्रयास करता, ठीक है भाई, प्रयास करता। तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को एक दूसरे से दूर दूर करने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है, जिससे मॉलिक्यूल की यानी कि जिससे अणु की घूर्णन ऊर्जा, ठीक है, यानी कि रोटेशन एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है, घूर्णन ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तथा जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है, जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है, हो गई वृद्धि। तो जड़त्व आघूर्ण में यहाँ पे क्या हो गई है बेटे, वृद्धि हो गई है। जब जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो गई तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मॉलिक्यूल हाई रोटेशन स्पीड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अधिक लगेगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नाभिकों को अलग अलग करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, फिर जिससे कि अणु की जो घूर्णन ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ जाएगा। जब जड़त्व आघूर्ण आपका बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, रोटेशन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, बढ़ जाती है,
यानी कि बढ़ जाती है, रह गया इसमें बढ़ जाती है, तथा जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, जिससे होगा क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। जिससे, ठीक है, जिससे रोटेशन स्पेक्ट्रम में यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा में रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। जिससे घूर्णन स्पेक्ट्रा में, जिससे घूर्णन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, घट जाती है। ठीक है भाई, चलो घट जाती है, हो गया इतना कंप्लीट। अब इस दूरी परिवर्तन से यानी कि बॉन्ड दूरी यानी कि बॉन्ड लेंथ परिवर्तन से दो प्रभाव होते हैं। बॉन्ड लेंथ परिवर्तन से, इससे बॉन्ड लेंथ परिवर्तन से दो प्रभाव होते हैं। अच्छा भाई, कौन कौन से होते हैं वो भी बता दो सर। ठीक है, तो इफेक्ट नंबर फर्स्ट कौन सा आता है मेरे पास, इफेक्ट नंबर फर्स्ट। तो भैया इफेक्ट फर्स्ट आ गया, बॉन्ड लेंथ परिवर्तन से दो प्रभाव होते हैं। पहला इफेक्ट देखते हैं, जब बॉन्ड इलास्टिक है। बॉन्ड कैसा हो हमारे पास, इलास्टिक है। जब बॉन्ड कैसा हो, इलास्टिक हो। जब बॉन्ड कैसा हो मेरे पास, इलास्टिक है, इलास्टिक, ठीक है। जब बॉन्ड कैसा मेरे पास इलास्टिक हो, जब बॉन्ड कैसा हो मेरे पास इलास्टिक है, तब जब बॉन्ड कैसा हो मेरे पास इलास्टिक है, तब हाई काय पर, हाई रोटेशन स्पीड पर, हाई रोटेशन स्पीड पर जो बॉन्ड होता है बेचारा, उस बॉन्ड में तनन, स्ट्रेच और एक तो स्ट्रेच और सिकुड़न, कंप्रेशन बारी बारी से उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना, जब बॉन्ड क्या होता है, इलास्टिक है, तब हाई रोटेशन स्पीड पर बॉन्ड में तनन, या बोलता हूं इसको मैं सिकुड़न, तनन या सिकुड़न, ठीक है, बारी बारी से होते हैं, अगर यदि मोलेक्यूल यानी कि अणु की गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन माना जाए, सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन माना जाए, तो बल नियतांक निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। बल नियतांक निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अगर बॉन्ड मेरे पास इलास्टिक है, तब हाई रोटेशन स्पीड पर तनन या सिकुड़न बारी बारी से होते हैं। पहले बॉन्ड थोड़ा फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, जाना और पुनः अपनी अवस्था में लौट आना, वही तो होता है प्रत्यास्थ, जिसको बोलते हो इलास्टिक। जाना जैसे रबड़ हो गई, खींचो छोड़ दो, फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो तनन और सिकुड़न बारी बारी से होते हैं। अगर इसी मोशन को क्या मानोगे आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे बोलते हैं हिंदी में सरल आवर्त गति मानोगे, तो उसका जो बल नियतांक है वो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। के बराबर 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एम, ठीक है। ये आप यहाँ से बल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो। इफेक्ट नंबर 2, ठीक है, इफेक्ट नंबर 2 आया था। इफेक्ट नंबर सेकंड आ गया मेरे पास। इफेक्ट नंबर सेकंड ये आ गया, बेटे जरा आर जो होती है वो होती है बॉन्ड लेंथ, और जो बी होता है हमारे पास, इस बी को क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया, ना देखियो देख लेना। तो इस बी को क्या बोला था, जरा मुझे ये बताओ कि भाई ये बी क्या हो गया यहाँ पर, बताओ जरा। इसको बोलते हैं हम घूर्णन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको हम, घूर्णन स्थिरांक। इसकी जो वैल्यू होती है, याद ना हो तो याद कर लियो बेटे, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है h²/8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, ये v की वैल्यू होती है। इसको बोल रहा था घूर्णन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको हम, घूर्णन स्थिरांक। तो r क्या है मेरे पास, बॉन्ड लेंथ, और v क्या है तुम्हारे पास, घूर्णन स्थिरांक। तो r तथा बीटा यानी कि r तथा b के जो मान होते हैं, वो जब वाइब्रेशन होता है, कंपन के समय क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि r तथा b के मानों में कंपन के समय जब वाइब्रेशन होता है, कंपन के समय, ठीक है, परिवर्तन होता है, कंपन के समय परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है। अब जब भाई r तथा b के मानों में कंपन के समय परिवर्तन होता है, तो r तथा b के मान यानी कि r तथा b के मानों को रिजिड रोटेटर के मानों से क्या रखते हैं,
भिन्न अलग अलग रखते हैं, यानी कि आर तथा बी के मानों को जो रिजिड रोटेटर के लिए आर और बी के मान होते हैं उनसे थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है, और गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आर तथा बी के मानों को रिजिड रोटेटर के लिए, रिजिड रोटेटर के मानों से अलग रखते हैं, अलग रखते हैं तथा इसको मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा, समझ गए होगा आप लोग इस चीज़ को, ठीक है भाई। तथा रिजिड रोटेटर के मानों से अलग रखते हैं, रख दिया हमने, तथा नॉन रिजिड, नीचे लिखो थोड़ा सा, नॉन रिजिड रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा, की घूर्णन ऊर्जा के लिए समीकरण प्राप्त करते हैं, समीकरण प्राप्त करते हैं जिसे संशोधन समीकरण कहते हैं, जिसे संशोधित समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यह निम्नलिखित है, यह क्या है, निम्नलिखित है, ध्यान देना, ये क्या है बेटे, निम्नलिखित है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग रही है इसकी वजह से टॉपिक हार्ड सा लगेगा आपको ये, ठीक है। तो नॉन रिजिड रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा के लिए समीकरण प्राप्त करते हैं जिसे हम संशोधित समीकरण कहते हैं। किस टाइप से कहते हैं वो देख लो, तो यह है निम्नलिखित है, ठीक है। पेपर में नंबर लाना है तो बेटे लिख कर आना पड़ेगा, और यही नोट्स हैं आपके, ठीक है, हिंदी में है, बढ़िया का तैयारी करो, सही करके बार बार रिपीट करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो आप, ठीक है। नहीं तो वो इक्वेशन मेरे पास आती है ईज है, यही तो होती है घूर्णन ऊर्जा, ये है मेरे पास अणु की घूर्णन ऊर्जा ईज है। रियलिटी में फॉर्मूला इसका ये आता है, अगर आप देखोगे ना रिजिड रोटेटर के लिए जो फॉर्मूला आता है, रिजिड रोटेटर के लिए घूर्णन ऊर्जा का जो फॉर्मूला मैंने करवाया था वो आया था BJ+1, ये आया था BJ+1, लेकिन मैंने क्या बोला, संशोधित समीकरण कहलाती है। अगर लगाओगे आप नॉन रिजिड रोटेटर के लिए तो उसमें आपको D0, यानी कि इसको मैं B0 कर दे रहा हूँ यहाँ, D0, ठीक है, J² और J+1 का स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा, जहाँ ये है मेरे पास घूर्णन नॉन रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है, नॉन रिजिड रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला है ये, ध्यान देना चीज़ पे। जहाँ B0 क्या है, जहाँ D0 को हम क्या बोलते हैं, जहाँ D0 को बोलते हैं अप केंद्र विकृति गुणांक, ठीक है, विकृति गुणांक। तो D0 का मान जो होता है बेटे वो 10⁻⁻4 B0 होता है, B0 होता है, यानी कि खाली मैं B कर दे रहा हूँ, तो D0 R = 10⁻⁻4 B, ठीक है, ये ध्यान देना चीज़ पे। तो यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाती है। तो ये नॉन रिजिड रोटेटर के लिए आने वाली समीकरण है, यानी कि नॉन रिजिड रोटेटर के घूर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला है। जबकि अगर आप देखोगे ना रिजिड रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला वो खाली होता है हमारे पास इतना BJ+1, लेकिन इतना जो है ये फालतू जोड़ा गया है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है, यानी कि रेखाओं के बीच में जो बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है उसकी वजह से इतना हमने ये फालतू जोड़ दिया। यहाँ J क्या है जरा मुझे बताओ, सोचो जरा J क्या है यहाँ। तो J जो होता है वो है आपके पास रोटेशन क्वांटम नंबर, यानी कि घूर्णन क्वांटम संख्या। ध्यान देना चीज़ पे, तो जिसका मान कितना होता है 0 1 2 3 4, ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया, अभी पढ़ा रहा हूँ चीज़ को। तो पूरी की पूरी थ्योरी मैंने करा दी, ठीक है। नहीं जितनी भी मेरे पास थ्योरी थी वो सबके सब मैंने करवा दी। अब ऐसे नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।